Hello everyone, my name is Bharat Tyagi, Faculty of Physics, PP Swani Center for Excellence. ओके, ड्यूल नेचर में एक हमारा लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, कॉम्पटन इफेक्ट, एंड दिस इज़ अगेन नॉट फॉर बोर्ड्स, जस्ट हमें कंपटीशन के लिए ये टॉपिक समझना है. ओके, सो ये कॉम्पटन इफेक्ट का जो पूरा प्रिंसिपल है, इट इज़ द प्रूफ ऑफ आइंस्टाइंस फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. तो कॉम्पटन ने बेसिकली आइंस्टाइन के फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक और वर्जन यहाँ पे दिया था, जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट और पार्टिकल नेचर इलेक्ट्रॉन्स का शो, लाइट का शो करता है. सो व्हाट हैपेंड इन दिस एक्सपेरिमेंट इज़ मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ इसके. फर्स्ट पॉइंट, द फोटोन कंसेप्ट यानी पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट of Einstein was confirmed by by Compton in this experiment. Okay, Compton in this experiment allowed a beam of monochromatic X-rays to fall on a graphite scatterer. And measure the intensity of scattered X-rays for various angles of scattering. तो बेसिकली इस एक्सपेरिमेंट में किया क्या था कॉम्पटन ने, एक ग्रेफाइट स्कैटर लिया और उस पर मोनोक्रोमेटिक एक्सरेज को फॉल कराया और वहाँ से जो स्कैटर्ड एक्सरेज आई उनकी इंटेंसिटी को स्कैटरिंग एंगल के रिस्पेक्ट से मेज़र किया. सो इन दिस एक्सपेरिमेंट Compton allowed a beam of monochromatic X-rays to fall on a graphite scatterer and measured the intensity of scattered X-rays. For various angles of various scattering angles. Those are 5. Okay, this experiment proved to be a great convincer of the reality of photons and the reality of particle nature of light, because it introduces photon momentum as well as photon energy into an experimental situation. It also showed the photon model applies not only to visible but to ultraviolet light as well, but also to X-rays. फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने विजिबल लाइट अल्ट्रावायलेट को मेनली यूज़ किया था. इस एक्सपेरिमेंट हमने एक्सरेज को भी यूज़ किया और एक्सरेज भी सेम चीज़ हमें यहाँ पे शो करती हैं. यहाँ पे एक्सरेज भी हमें ये चीज़ शो करती हैं कि फोटोन नेचर होता है लाइट का. तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें एक और ये फ़ायदा मिला, हमें ब्रॉडर एक जनरल फिनोमेना वो जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का था वो एक्सप्लेन हुआ यहाँ पे और प्रूव हुआ कि जो लाइट का नेचर है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो स्पेक्ट्रम है वो उसमें विजिबल लाइट और अल्ट्रावायलेट लाइट के अलावा बहुत सारी और टाइप की लाइट भी आती हैं, एक्सरेज भी आती हैं, गामा रेज भी आती हैं. फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ने सिर्फ वो विजिबल और अल्ट्रावायलेट के लिए प्रूव किया था, ये इन्होंने एक्सरेज के लिए भी प्रूव किया. तो एक फ़ायदा इस एक्सपेरिमेंट का ये भी हुआ. इन दिस एक्सपेरिमेंट कॉम्पटन ऑब्जर्व्ड, मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ. कॉम्पटन ने ऑब्जर्व किया कि जो स्कैटर्ड वेवलेंथ होती है एक्सरेज की वो इंसिडेंट एक्सरेज की वेवलेंथ से ज़्यादा होती है. स्कैटर्ड वेवलेंथ जो है वो इंसिडेंट वेवलेंथ से ज़्यादा है. दैट मीन्स स्कैटर्ड एक्सरेज की एनर्जी इंसिडेंट एक्सरेज की एनर्जी से ज़्यादा है. ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली जा रही है बाय द इलेक्ट्रॉन्स विच वर इन रेस्ट. तो कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स रेस्ट में एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं और बाकी एनर्जी को एक्सरेज के फॉर्म में वो एमिट कर दे रहे हैं, स्कैटर कर दे रहे हैं. इससे अब वेव पार्टिकल नेचर कैसे शो होता है? क्योंकि अगर वेव नेचर होता
तो ऐसा पॉसिबल नहीं था। वेव नेचर में लाइट रिफ्लेक्ट होती है, जो लाइट स्कैटर्ड होकर आती है उसकी फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ सेम रहती है। वेव नेचर में स्कैटर्ड लाइट की फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ सेम रहती है, यहाँ पे सेम नहीं है। दिस वाज द प्रूफ दैट वेव नेचर इज़ नॉट वर्किंग इन दिस एक्सपेरिमेंट एंड द पार्टिकल नेचर वाज एबल टू एक्सप्लेन दिस फिनोमेना। तो पार्टिकल नेचर के अकॉर्डिंग जो एक्सरेज के फोटॉन्स पड़े मटेरियल पर, उसके वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स थे उनमें जो रेस्ट में इलेक्ट्रॉन्स थे उन्होंने उसको एब्जॉर्ब किया और कुछ एनर्जी उसके एब्जॉर्प्शन में गई। उसके बाद जो एक्स्ट्रा एनर्जी बची थी उस एक्स्ट्रा एनर्जी से हमें वो जो स्कैटर्ड एक्सरेज हैं वो मिली। सो ही ऑब्जर्व द एग्जिस्टेंस ऑफ scattered X-rays wavelength lambda dash to be longer, that means lower energy than incident X-rays wavelength. वेवलेंथ लैम्डा। ओके, और यहाँ से जो डिफरेंस निकला वेवलेंथ के चेंज का, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा यानी डेल्टा लैम्डा, इसको हम शिफ्टिंग ऑफ वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड रेज एक्सरेज बोलते हैं, या कॉम्पटन शिफ्ट बेसिकली। इसका फॉर्मूला निकल के आया, फॉर्मूला में याद रखना है न्यूमेरिकल्स के लिए, H/m0 C1 माइनस कॉस फाई। कॉस फाई यहाँ पे स्कैटरिंग एंगल है। सो दिस formula we have to remember for numericals. This delta lambda is known as Compton effect, Compton shift, or the shift in wavelengths of X-rays. H यहाँ पे प्लांक कांस्टेंट है, C यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट है, m0 E is the rest mass of electron and phi is the scattering angle. Scattering angle. ओके, तो यहाँ पे ये H/m और यहाँ पे ये H/m0 E जो है इसको बोलते हैं हम, ये कांस्टेंट है क्योंकि यहाँ पे H भी कांस्टेंट है, m0 E भी कांस्टेंट है, C भी कांस्टेंट है। तो ये H/m0 C इज़ अ कांस्टेंट फंक्शन एंड इसका नाम, इसको हम सिम्पलाइज करते हैं लैम्डा C से, विच इज़ नोन एज कॉम्पटन वेवलेंथ। कॉम्पटन वेवलेंथ। ओके, इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने अभी दी है, इसकी एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। जो बेसिक चीज़ है मैं वो याद रखनी है। अगर हम एक्सरेज को वेव्स की तरह एज्यूम करेंगे देन द रिजल्ट शुड बी सेम वेवलेंथ, बिकॉज स्कैटरिंग के बाद वेव नेचर में फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ चेंज नहीं होती है। लेकिन अगर हम पार्टिकल नेचर एज्यूम करें तो जो एक्सरेज इंसिडेंट हो रही हैं उनकी कुछ एनर्जी बाउंडेड जो रेस्ट में इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको सिर्फ रिलीज़ करने में, उनको बाहर निकालने में एब्जॉर्ब होगी। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी वो उनकी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में आएगी, जो कि फर्दर एक्सरेज एमिट करेंगे। तो यहाँ पे कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब हो जा रही है एंड इट इज़ हैपनिंग बिकॉज एनर्जी ट्रांसफ़र एंड मोमेंटम ट्रांसफ़र, और एनर्जी ट्रांसफ़र एंड मोमेंटम ट्रांसफ़र हो सकता है सिर्फ पार्टिकल नेचर से। सो द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस फिनोमेना इज शोइंग द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। ओके, यहाँ से अगर हम मैक्सिमम कॉम्पटन शिफ्ट निकालें, उस पर क्वेश्चन बनता है मैक्सिमम कॉम्पटन शिफ्ट। मैक्सिमम कॉम्पटन शिफ्ट आता है स्कैटरिंग एंगल 180 डिग्री के लिए, स्कैटरिंग एंगल 180 डिग्री के लिए। इसके लिए हम डेल्टा लैम्डा निकालेंगे, तो ये आएगा H/m0 E को मैं m ही लिख सकता हूँ, वो m का मतलब भी वही है, इलेक्ट्रॉन का मास रेस्ट में, 1 माइनस कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 इज़ -1, तो डेल्टा लैम्डा मैक्स आ जाएगा 2H/m/e/c। यहाँ से हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये लगभग 0.048 एंगस्ट्रॉम के आसपास आता है।
हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है इस वैल्यू को, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप इजीली इसे निकाल सकते हो। ओके, इसका जो डायग्राम है वो भी ज़्यादा टफ नहीं है, सिंपल सा डायग्राम है हमारे पास। एक सोर्स है एक्सरेज का, इंसिडेंट मोनोक्रोमेटिक एक्सरेज का सोर्स है, यहाँ से एक्सरेज आर कमिंग and these are incident on graphite scatterer, and after this they are scattering in different directions। हमने यहाँ पे एक डिटेक्टर लगाया, डिटेक्टर इन्हें एक पर्टिकुलर एंगल पर डिटेक्ट कर रहा है। बस ये इसका डायग्राम है। सो दिस इज सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक X-rays and these are incident X-rays, wavelength lambda. This is graphite target which is working as scatterer, and these are these are scattered X-rays for scattering angle phi, scattering angle phi, and this is our detector, this is scattering angle। ओके, सो ये रफली डायग्राम है कॉम्पटन इफेक्ट का। ओके, नाउ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं अबाउट दिस इफेक्ट, उनको देख लेते हैं यहाँ पे। फर्स्ट पॉइंट, कॉम्पटन इफेक्ट इज़ नॉट ऑब्जर्वेबल फॉर विजिबल लाइट, क्योंकि उनकी वेवलेंथ जो है काफ़ी ज़्यादा होती है, इसके लिए वेवलेंथ बहुत कम होनी चाहिए। स्कैटरिंग एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पर होता है, तो उसके लिए या तो हमें स्कैटरर जो हमने ऑब्जेक्ट लिया उसको चेंज करना पड़ेगा। तो अगर हम ग्रेफाइट लेते हैं तो विजिबल लाइट के लिए ये फिनोमेना एक्सप्लेन नहीं करेगा, जस्ट बिकॉज विजिबल लाइट की वेवलेंथ काफ़ी ज़्यादा है, एक्सरेज की वेवलेंथ काफ़ी कम होती है, इसलिए यहाँ पे ये एक्सरेज के लिए ऑब्जर्व हो पाता है। सेकेंड, in this effect only a part of energy, part of incident photon is absorbed by the electrons in target, that is graphite. But in photoelectric effect, the energy of incident photon is completely absorbed by electrons, completely absorbed by इलेक्ट्रॉन। तो ये सेकंड पॉइंट जो है ये मेन डिफरेंस है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट के बीच का। थर्ड, इफ द एक्स रेज आर स्कैटर्ड बाय टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन, then Compton shift is not absorbed. Not absorbed. Okay, so this was our last topic for this chapter. इसके साथ ये चैप्टर फिनिश हो गया है। अभी मैं कुछ शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूले बता रहा हूँ इम्पॉर्टेंट, ये कंपटीशन के लिए है, ओनली फॉर कंपटीशन एंड स्पेशली फॉर JEE। इसे याद रखेंगे तो क्वेश्चंस हमारे थोड़ा जल्दी सॉल्व करना आसान हो जाएगा। ये बेसिकली हैं वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ के लिए वोल्टेज के पर्सपेक्टिव से वेवलेंथ डिफरेंट पार्टिकल्स की याद करना। सो इलेक्ट्रॉन के लिए तो हम सब जानते हैं, हमने पढ़ा हुआ है, लैम्डा इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू 12.27 डिवाइड बाय √V एंगस्ट्रॉम होता है। सेकेंड, प्रोटॉन के लिए अगर हम भूल जाएं इसे तो हम ऑब्वियसली निकाल भी सकते हैं सिंपल फॉर्मूले से,
प्रोटॉन के लिए 0.286 अपॉन अंडर रूट वी, यहाँ पे वोल्टेज है हर केस में, एंगस्ट्रॉम। फॉर ड्यूट्रॉन यानी हैवी वाटर का जो हाइड्रोजन होता है, इसके लिए 0.202 अपॉन अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम। फॉर एल्फा पार्टिकल it is 0.101 upon under root v angstrom. एंड फॉर न्यूट्रॉन, अब न्यूट्रॉन के लिए स्पेशल है। न्यूट्रॉन के लिए हम वोल्टेज के परस्पेक्टिव से नहीं बता सकते, क्योंकि न्यूट्रॉन अनचार्ज पार्टिकल है, इसका कोई चार्ज नहीं होता, तो उस पर वोल्टेज नहीं लगेगा, तो इसको हम काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में बताएंगे। सो इट इज़ 0.286 अपॉन एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम। ये वोल्टेज के टर्म में नहीं आएगा बिकॉज न्यूट्रॉन इज अनचार्ज पार्टिकल। सिक्स्थ, फॉर गैस मॉलिक्यूल्स, gas molecules it is lambda equals to h upon under root 3 mkt, 3 mkt, where k is Boltzmann constant. T is temperature, absolute temperature of the gas, and m is of course mass of one molecule of the gas. H is Planck constant, of course. Okay.